अच्छा, अभी तक जो हमने टॉपिक किया है एफएम और पीएम का, उसमें हमने मॉड्यूलेशन की इक्वेशंस क्या होती हैं, मॉड्यूलेशन एंगल के थ्रू कैसे होती है, एंगल में फेज चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेशन, और एंगल में जब फ्रीक्वेंसी का पार्ट चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। लेकिन दोनों मॉड्यूलेशन होती एंगल के थ्रू ही है, ए सी कॉस थीटा। कॉस का जो थीटा है, जो एंगल है, उसमें ही चेंजेस करके हम फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन करते हैं। अब फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो ज्यादा सक्सेसफुली और कमर्शियली यूज हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। फेज मॉड्यूलेशन एनालॉग में इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो रही, और जो भी इस्तेमाल, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुली इस्तेमाल हो रही है वो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो रही है, जो हमारे कोर्स का अभी पार्ट नहीं है। हम एनालॉग सिग्नल्स कम्युनिकेशन के हिसाब से टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को ही आगे लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ट्रांसमीटर और रिसीवर कैसे डिजाइन किया जा सकता है। सो जो कमर्शियल रेडियोज हैं, ब्रॉडबैंड ब्रॉडकास्ट जो करते हैं अपनी ट्रांसमिशन, वो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं। वाइड बैंड का मतलब ये है क्योंकि मैसेज में बहुत मॉड्यूलेशंस आती हैं, मैसेज के अंदर वेरिएशंस आ रही होती हैं, तो अगर दो वेरिएशंस हैं तो दो दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। अगर मैसेज के 3 लेवल्स हैं तो उन 3 लेवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज या डेविएशंस कम होंगी। लेकिन अगर मैसेज में कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है, म्यूजिक भी है, एडवर्टीजमेंट्स भी हैं, कॉन्वर्सेशंस भी हो रही हैं, सो जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है रियल टाइम में उसके कंटिन्यूसली लेवल्स चेंज हो रहे हैं। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जब मैसेज चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस चाहिए होंगे, हमें बड़ा बैंड चाहिए होगा, हमें फ्रीक्वेंसी बहुत सारी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी चाहिए होंगी क्योंकि हमें बहुत सारे मैसेज के लेवल्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो जो ब्रॉडकास्ट रेडियो ट्रांसमिशन है, एफएम रेडियो है, वो वाइड बैंड एफएम यूज करता है, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करता है ट्रांसमिशन के लिए। अब वाइड बैंड जो बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, वाइड बैंड है फ्रीक्वेंसीज का, वो डायरेक्टली जनरेट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम नैरो बैंड एफएम, इन नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन के जरिए, मॉड्यूलेशन के जरिए नैरो बैंड जनरेट करवाएंगे फ्रीक्वेंसीज का, और फिर उसके जरिए हम वाइड बैंड जनरेशन करेंगे फ्रीक्वेंसीज की, ताकि मैसेज ट्रांसमिट हो सके। सो एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की 2 टेक्निक्स हैं, 2 अप्रोक्सीमेशंस हैं, एक नैरो बैंड एफएम है और एक वाइड बैंड एफएम है। नैरो बैंड एफएम एज सच को ज्यादा कहीं पे भी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सिर्फ 2 या 3 लेवल्स ऑफ मैसेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। नैरो बैंड होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी रेंजेस कम होती हैं, तो इसलिए इसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली यूज किया जा सकता है फॉर WBFM जनरेशन। सो सबसे पहले NBFM है क्या, नैरो बैंड एफएम है क्या। नैरो बैंड एफएम के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एफएम की अपनी इक्वेशन क्या है। एफएम की इक्वेशन में मैसेज एज एन इंटीग्रल जाता है, एंगल के अंदर मैसेज एज एन इंटीग्रल जा रहा होता है, एम अल्फा डी अल्फा, दिस इज द मैसेज। और अगर हम इस पूरी टर्म को के एफ इंटीग्रल एम अल्फा डी अल्फा को के मैग्नीट्यूड जो भी वैल्यू आ रही है, चाहे वो प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है, उसको मैग्नीट्यूड ले लें, और अगर वो मैग्नीट्यूड इज मच मच लेसर देन 1 से बहुत छोटा है, तो ओवरऑल जो हमें ट्रांसमिशन या जो मॉड्यूलेशन रिसीव होगी वो मॉड्यूलेशन बेसिकली नैरो बैंड की होगी। उसकी वजह क्या है कि अगर ये वैल्यू छोटी हो जाए तो नैरो बैंड क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू, इस वैल्यू में मैसेज है, और मैसेज अगर टोन हो, टोन मॉड्यूलेशन हो रही है और आप कॉस से साइन भेज रहे हैं, तो इसके इंटीग्रल में अगर कॉस गया है तो साइन मिल जाएगा, और अगर साइन गया है तो इंटीग्रल से कॉस मिल जाएगा। और इसके सिर्फ 2 ही लेवल्स होते हैं मैसेज के, साइन टोन में, साइन और कॉस के। और जब हम उसको KF से मल्टीप्लाई करेंगे यानी मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि साइन के भी 2 लेवल्स होते हैं प्लस माइनस, और कॉस के भी 2 लेवल्स होते हैं प्लस माइनस, तो अगर यहाँ साइन डाला तो इंटीग्रल से कॉस मिल जाएगा, अगर यहाँ कॉस डाला तो इंटीग्रल से साइन मिल जाएगा। सो KF से साइन और कॉस को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका मैग्नीट्यूड लिया जाए
तो आंसर, क्योंकि KF की अपनी वैल्यू छोटी होती है, सेंसिटिविटी कांस्टेंट, सो आंसर जो आता है वो बेसिकली मच मच लेसर देन 1 होता है। और ये कब होता है? ये जब भी होता है जब मैसेज में टोन जा रहा हो, यानी साइन जा रही हो या कॉस जा रहा हो। सो अगर आपने कॉस भेजा है तो साइन आज मिल जाएगा, और ये पूरी जो इंटीग्रल की टर्म है ये KF sin ओमेगा MT बन जाएगी। इन सच केस, क्योंकि दो टोन, सिर्फ टोन में दो, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है और उसके दो लेवल्स होते हैं, ये टर्म बहुत छोटी हो जाएगी और ओवरऑल जो टर्म मॉड्यूलेशन होगी, यानी ऐसा तो जब टोन की मॉड्यूलेशन होगी तो उसको हम नैरो बैंड कहेंगे, क्योंकि टोन हैज ओनली अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो कि जो कैरियर की, जो साइन मैसेज की अपनी साइन कोसाइन की अपनी फ्रीक्वेंसी, बस वो एक ही फ्रीक्वेंसी होगी टोन के अंदर और दो लेवल्स होंगे। सो जब हम इसको प्लॉट करेंगे नैरो बैंड को, नैरो, इसका मतलब ये कि नैरो बैंड किस लिए होती है? टोन मॉड्यूलेशन के लिए नैरो बैंड होती है। और टोन की मॉड्यूलेशन की कहाँ जरूरत पड़ती है? टोन की मॉड्यूलेशन सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। हमने पूरे कोर्स में हमने कहा टोन मॉड्यूलेशन कर लें, कोसाइन को भेज दें ऐसा मैसेज। क्यों किया? क्योंकि एज अ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए साइन और कॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट को ज्यादा इजीली समझ में आता है, और उसका एक फॉर्मूला भी है साइन कॉस का। अदरवाइज जो रियल टाइम मैसेजेस हैं वो तो इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं। तो इसलिए NBFM इस्तेमाल नहीं होता डायरेक्टली, क्योंकि इसमें टोन के जरिए ही नैरो बैंड मिल सकता है हमें। और अगर हम इसके अलावा और कोई मैसेज यूज कर लेंगे टोन के अलावा, तो मैसेज में वेरिएशंस होंगी, और मैसेज में वेरिएशंस होंगी तो उसका इंटीग्रल भी हो सकता है हमें उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल जाए। एक तो ये वजह हो गई कि ये टर्म छोटी हुई तो नैरो बैंड हो गया, और ये टर्म स्मॉलर, मच मच स्मॉलर था, इसकी मैग्नीट्यूड कब छोटा होगा? जब हम इसमें टोन भेजेंगे। ऐसे केस में नैरो बैंड FM की जो बैंडविड्थ होगी वो 2 FM होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब मॉड्यूलेशन होती है जब मॉड्यूलेशन होती है कॉस के अंदर, जब मैसेज आ रहा होता है या इसके अंदर साइन कॉस है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो अगेन तो आपको दो शिफ्टेड बैंड्स मिलेंगे। हम सॉल्व करके नहीं देख रहे, हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्लॉट कर लिया। दो शिफ्टेड बैंड्स मिलेंगे, एक FC प्लस FM पे मिलेगा, एक FC माइनस FM पे मिलेगा, और इसकी बैंडविड्थ 2 भी हो जाएगी। और B किसके बराबर है? FM के बराबर है, जो कि मैसेज की अपनी फ्रीक्वेंसी है। सो सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई? नैरो बैंड के लिए ये टर्म को बहुत छोटा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि नैरो बैंड के लिए जो बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, बीटा जैसे एम्पलीट्यूड के अंदर AM के अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू था, NBFM के अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स बहुत छोटा होता है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल। और बीटा की इक्वेशन क्या है? बीटा की इक्वेशन है डेल्टा F अपॉन FM। जितनी डेविएशंस कम होंगी, डेल्टा F क्या बताता है? डेविएशंस बताता है फ्रीक्वेंसी की। जितनी डेविएशंस कम होंगी बीटा की वैल्यू उतनी छोटी आएगी। NBFM में क्योंकि डेविएशंस कम होती हैं इसलिए बीटा की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 से ज्यादा नहीं होती। जैसे इस केस में जब हम टोन भेजते हैं मैसेज के अंदर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं तो बीटा की वैल्यू 0.2 आती है, क्योंकि डेविएशन सिर्फ दो डेविएशंस चाहिए होती हैं, दो लेवल्स होते हैं मैसेज के, दो डेविएशंस चाहिए होती हैं। सो बीटा की वैल्यू 0.2 आ जाती है। NBPM नैरो बैंड अगर फेज मॉड्यूलेशन करनी है उसमें भी बीटा की वैल्यू बहुत कम होती है। सो जनरली बीटा शुड बी लेस देन, मच मच लेस देन 1 अगर नैरो बैंड FM है। और नैरो बैंड FM किसके लिए? टोन मॉड्यूलेशन के लिए। तो एज सच इसका कमर्शियल पर्पस या प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है और हम इसको रियल टाइम के अंदर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते नैरो बैंड को डायरेक्टली। इसका ट्रांसमीटर कैसे बनता है? इसका ट्रांसमीटर बेसिकली यही जो इक्वेशन हमने यहाँ पे डेल्टा फाई FM A cos ओमेगा CT प्लस KF M अल्फा इंटीग्रल M अल्फा D अल्फा लिखा है, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और उससे हम इसका मॉड्यूलेटर बनाएंगे, ट्रांसमीटर बनाएंगे NBFM का। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये कि हमें इसकी NBFM की मॉड्यूलेटर की जरूरत क्यों पड़ गई? NBFM के मॉड्यूलेटर की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि NBFM का मॉड्यूलेटर बनेगा तो उससे वाइड बैंड का मॉड्यूलेटर बनेगा, क्योंकि वाइड बैंड डायरेक्टली मैं बार बार बता रही हूँ आपको नहीं बन सकता, नैरो बैंड के थ्रू ही हम वाइड बैंड बना सकते हैं, मॉड्यूलेटर या ट्रांसमीटर बना सकते हैं। और क्योंकि वाइड बैंड ट्रांसमीटर इज एन इम्पोर्टेंट एंड one of the last topics of this course, तो ट्रांसमीटर बनाने के लिए हमें NBFM का एक ट्रांसमीटर का आइडिया करना पड़ेगा कि इसका NBFM कैसे बन रहा है ताकि हम WFM ट्रांसमीटर बना सकें।
सो वी हैव दिस इक्वेशन, एफएम की इक्वेशन है हमारे पास, और इस इक्वेशन को नैरो बैंड बनाने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन हमने अभी पढ़ी है, वो कंडीशन ये है कि जो जिसमें इंटीग्रल में मैसेज आ रहा है इसको इसकी वैल्यू कम आ जाए, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। सो नैरो बैंड एफएम सबसे पहले क्या करेगा, इंटीग्रल जनरेट करेगा। इस इक्वेशन को देखते रहिए, इंटीग्रल जनरेट करेगा, इंटीग्रेटर से पास करेंगे, मैसेज का इंटीग्रल मिल जाएगा हमें। उसके बाद कैरियर से कैरियर का फेज शिफ्ट करेंगे π/2, और उसको जब फेज शिफ्ट करेंगे तो वो साइन बन जाएगा, a cos sin ओमेगा ct बन जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैसेज के इंटीग्रल के साथ। सही है। अच्छा, साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे kf के साथ। ये एक टर्म आ गया, मैं इसको लिख के बता देती हूँ कि एक्चुअली आपको क्या टर्म मिली है। ये हमें टर्म मिली है sin ओमेगा ct माइनस में होगा क्योंकि माइनस π/2 लगा हुआ, इसलिए माइनस में होगा। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैसेज के इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, m अल्फा d अल्फा, क्योंकि हमने इंटीग्रेटर लगा के मैसेज का इंटीग्रल ले लिया है। तो इस पूरे वाले पार्ट से a sin ओमेगा ct m अल्फा d अल्फा मिल गया है। फिर उसको किस में जाके सम कर दिया, उसको सम कर दिया a cos ओमेगा ct में। अच्छा, साथ में kf भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो kf भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सही, ये एक टर्म बन गई। ये टर्म कहां से आई है, इस वाले पार्ट से हमें ये पहली टर्म मिल गई है। उसमें क्या ऐड हो रहा है, उसमें सिंपली a cos ओमेगा ct ऐड हो रहा है। अब अगर आप इस ऊपर वाली इक्वेशन को देखें जो कि एफएम की इक्वेशन है, तो इसमें इसको बेसिकली अल्फा प्लस बीटा से सॉल्व किया गया है। ये एक टर्म अल्फा ली गई है, ये एक टर्म बीटा ली गई है। कॉस अल्फा प्लस बीटा से इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेशंस करके आखिर में जो टर्म्स बची हैं, एक टर्म बची है ए कॉस ओमेगा सिटी की, और एक टर्म बची है के एफ ए साइन ओमेगा सिटी एम अल्फा डी इंटीग्रल एम अल्फा डी अल्फा। क्योंकि ये जो ए साइन ओमेगा सिटी आ गया है ना, ये तो इस इक्वेशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ये दो टर्म्स लाने के लिए या इनको अलग करने के लिए, क्योंकि ए कॉस के अंदर ओमेगा सिटी प्लस के एफ की टर्म्स हैं, इनको अलग अलग करने के लिए इसको अल्फा प्लस बीटा से ब्रेकअप किया गया है। ब्रेकअप करने के बाद कुछ टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया गया है। निगलेक्ट क्यों किया गया है, क्योंकि कहीं पे ये टर्म्स जो होंगी उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, और आखिर में सिर्फ दो टर्म्स हैं जो कि एफएम को रिप्रेजेंट करेंगी, और एफएम में भी किसको, नैरो बैंड को। तो जहां जहां बेसिकली पिछली स्लाइड वाली जो टर्म है, जहां जहां के एफ एम अल्फा डी अल्फा डायरेक्टली मिल रहा था, उसकी वैल्यू छोटी हो रही थी, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, स्मॉल कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया, और आखिर में सिर्फ ये दो टर्म्स बची हैं। सो दिस इज NBFM मॉड्यूलेटर या NBFM ट्रांसमीटर। ये FM की ही इक्वेशन से बनाया गया है, अल्फा प्लस बीटा से टर्म्स को ओपन किया गया है, और नैरो बैंड के लिए जरूरी होता है कि ये जो लास्ट टर्म है, ये जो m अल्फा वाली टर्म है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो। तो जब अल्फा प्लस बीटा से छोटा इसको ओपन किया गया है, तो कुछ टर्म्स को निगलेक्ट किया गया, और आखिर में ये दो टर्म्स बचेंगी, इनसे NBFM बना लिया जाएगा। ये NBFM की इक्वेशन ये है जो मैंने आपके सामने लिखा है। ऊपर जो लिखा हुआ है ये सिर्फ एफएम की इक्वेशन है, और अभी जो मैंने आपके सामने जो दो टर्म्स जिनसे ये एनबीएफएम बनाया गया है, ये जो दो टर्म्स लिखा है, ये दो टर्म्स लिखी हैं, ये इनसे एनबीएफएम बनाया गया है। और एनबीएफएम बेसिकली क्योंकि इसमें अजम्पशंस की गई हैं, कुछ टर्म्स को निगलेक्ट किया गया है, अल्फा प्लस बीटा से ओपन करके कुछ टर्म्स को निगलेक्ट किया गया है, कुछ को कंसिडर किया गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन। ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे से cos अल्फा cos बीटा से अल्फा प्लस बीटा से खोलेंगे तो ये काफी बड़ी, इसमें ज्यादा टर्म्स आती हैं, लेकिन हमने कुछ टर्म्स को रिजेक्ट करने के बाद सिर्फ ये दो टर्म्स रिटेन किए हैं, इसलिए
आपने पिछली स्लाइड में भी देखा होगा, हमने अप्रोक्सीमेशन का वर्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि कुछ टर्म्स इसमें से रिजेक्ट हो गई हैं, कुछ रह गई हैं। सो ये है NBFM मॉड्यूलेटर, और इसमें कैरियर अलग से नजर आ रहा है, ACOS ओमेगा सिटी अलग नजर आ रहा है, और मैसेज अलग नजर आ रहा है, और मैसेज के साथ साइन है, कॉस नहीं है। ये वाला फॉर्मेट खत्म हो गया है, अंदर वाला के थीटा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, और सिर्फ अलग अलग एंगल्स दिए हुए हैं सबके। साइन ओमेगा सिटी अलग है, एम अल्फा अलग है, कॉस ओमेगा सिटी अलग है। तो ये हो गई नैरो बैंड जनरेशन। अब ये पूरा मॉड्यूल जो यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है, ये पूरा मॉड्यूल एज द फर्स्ट मॉड्यूल इन WFM इस्तेमाल होगा। इस पूरे मॉड्यूल को, ये जो पूरा FM नैरो बैंड FM है, इसको हम एज इट इज वाइड बैंड ट्रांसमिशन में सबसे पहले इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वाइड बैंड में, वो नैरो बैंड FM ट्रांसमीटर होगा, नैरो बैंड FM जनरेटर होगा। इसको जनरेशन भी कहते हैं, इसको ट्रांसमिशन भी कहते हैं नैरो बैंड FM की। और यहाँ पे आपका आउटपुट में नैरो बैंड FM मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मिल जाती है। सो दिस वाज, इस नैरो बैंड के लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है। नैरो बैंड की कंडीशन सिर्फ ये होती है कि ये वाला पार्ट बहुत छोटा हो जाए, और साइन कॉस के जरिए ही, टोन मॉड्यूलेशन के जरिए ये पार्ट छोटा होता है। दूसरी कंडीशन नैरो बैंड की ये होती है, बीटा की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए नैरो बैंड में। वाइड बैंड में बीटा की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए 1 से। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, वाइड और नैरो। एक में बीटा की वैल्यू बहुत छोटी आएगी क्योंकि डेविएशंस कम होंगी, बीटा डायरेक्टली डेविएशंस पर डिपेंड कर रही है, डेल्टा एफ। और वाइड बैंड में डेविएशंस, फ्रीक्वेंसी की वेरिएशंस बहुत होती हैं, इसलिए बीटा वेरिएशंस की वजह से डेल्टा एफ की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, इसलिए बीटा की वैल्यू भी बहुत बड़ी आती है 1 से। और नैरो बैंड में बीटा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी आती है। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है नैरो बैंड में और वाइड बैंड में। अब मैंने आपको ये जनरेटर बनाना बता दिया है, इस इक्वेशन में अप्रोक्सीमेशंस की हैं। अप्रोक्सीमेशंस करके जो 2 टर्म्स बची हैं, उनसे हमने ये NBFM जनरेटर बना दिया है। अब इसको, अब हमें वाइड बैंड पे जाना है। वाइड बैंड की सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? बीटा 1 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। वाइड बैंड, यहाँ से हमने ऊपर FM लिखा हुआ है, बेसिकली ये भी नीचे भी FM ही है। प्लीज, मैं वीडियो में करेक्शन कर रही हूँ, वैसे मैंने जो अपलोड किए स्लाइड उसमें मैं करेक्शन नहीं कर पाई। यहाँ पे भी NBFM है, और यहाँ पर भी ऊपर तो WBFM सही लिखा हुआ है, लेकिन नीचे ये FM ही होना था, ये PM यहाँ पे टाइप हो गया। WBFM के लिए बीटा की रिक्वायरमेंट ये है कि बीटा बहुत बड़े होने चाहिए, ये बीटा डेविएशंस पे डिपेंड करती है। तो डायरेक्टली WBFM जनरेट करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि उसके लिए फूरियर सीरीज एनालिसिस करना पड़ेगा और कोएफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे, उनको बेसल फंक्शंस भी कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर स्टडी होती है WBFM बनाना, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बना रहे। तो ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती, और दूसरी बात ये कि अभी एज अ स्टडी भी हमारे पास टाइम नहीं है इसको एक्सप्लोर करने का। तो वाइड बैंड डायरेक्टली भी जनरेट हो सकता है, और उसके लिए हमें फूरियर सीरीज की एक्सपेंशंस करनी पड़ेंगी, कोएफिशिएंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। बट हम वाइड बैंड किस तरह से जनरेट करा रहे हैं? हम डायरेक्टली उस पर काम नहीं कर रहे, हम उसको नैरो बैंड से यानी इनडायरेक्ट जनरेशन करवा रहे हैं वाइड बैंड की। तो हम ये जो केस 2 है वाइड बैंड का, हम डायरेक्ट जनरेशन नहीं कराएंगे और हम इनडायरेक्ट जनरेशन कराएंगे। सो अगर हम इनडायरेक्ट जनरेशन की तरफ जा रहे हैं WBFM के, तो आप ये देखें कि बीटा चेंज होने से क्या फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बीटा इंपॉर्टेंट क्यों है WBFM और नैरो बैंड FM में। बीटा इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और बीटा की वैल्यू डेल्टा एफ अपॉन FM के बराबर होती है। ये सारे फॉर्मूले गिवन होंगे, चाहे ऑनलाइन हो ऑन कैंपस, यू विल बी गिवन ऑल दिस फॉर्मूला। बीटा की वैल्यू 2 है, 2 बैंड्स, 1 है, वी आर गेटिंग 4 बैंड्स, 5 है, वी आर गेटिंग मच मोर बैंड्स, 10 है, वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और अ बिगर बैंडविड्थ। तो हमने वाइड बैंड के लिए कंडीशन क्या रखी है? बीटा शुड बी मच मच ग्रेटर देन 1। तो जब बीटा 1 से छोटा है तो ये NBFM है, नैरो बैंड FM है। बीटा 1 से बहुत छोटा है, बीटा 1 के बराबर है, या तो ये इसको ना हम नैरो बैंड में डालेंगे ना इसको वाइड बैंड में डालेंगे। लेकिन जब बीटा 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे 5 या 5 से ज्यादा बड़ा 10, सो दिस द लास्ट केस इज डेफिनेटली वाइड बैंड FM। ये डेफिनेटली वाइड बैंड का केस है जिसमें वाइड बैंड FM ट्रांसमिशन हो रही है, लास्ट केस। और पहला केस डेफिनेटली नैरो बैंड का केस है, क्योंकि इसमें बीटा की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है। सो ये 2 केसेस बेसिकली, एक नैरो बैंड एक वाइड बैंड, और बीच के 2 केसेस को हम बस हमने सिर्फ कंसिडरेशन के लिए देखा है
कि बीटा चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा होता है। बीटा चेंज करने से फ्रीक्वेंसी डेविएशंस बढ़ रही होती हैं। जितनी हम बीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी डेविएशंस बढ़ाएंगे, बीटा की वैल्यू उतनी ही हमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेट होकर मिलेगी। ये सारा हमने अपनी आसानी के लिए किस पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा है? सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के अंदर अगर हम साइड बैंड्स बढ़ाना शुरू कर दें, किसी तरह से इंक्रीज करना शुरू कर दें, वी विल गेट लॉट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है फिलहाल। अब देखें, ये है एक एफएम रेडियो की ट्रांसमिशन जिसके लिए हमें वाइड बैंड चाहिए। अगर आप ट्यून करते हैं अपना रेडियो 101 पे, तो अगर हम कह रहे हैं एफएम 101, तो 101 का मतलब ये होगा कि जो एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रही है उसका कैरियर 101 पर है। जैसे ये एफएम 94.7 है, तो इसका कैरियर 94.7 मेगाहर्ट्ज पर है। कैरियर हमेशा सेंटर में होता है, उसके आगे पीछे सारे बैंड्स होते हैं, मॉड्यूलेशन के बैंड्स होते हैं, जो कि आप सबको पता है। कैरियर हमेशा सेंटर में आता है जब भी स्पेक्ट्रम बनता है, और बाकी जो उसके फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं वो उसके आगे पीछे होते हैं। तो इसी तरह से जब कोई एफएम रेडियो कोई हम सर्च कराते हैं, ट्यून कराते हैं, हमें कोई उसका नंबर बताता है कि इसको इस पे ट्यून कर लो, एफएम 100 पे ट्यून कर लो, एफएम 200 पे ट्यून कर लो, तो बेसिकली 100 200 कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे ट्यून करना होता है। तो वो उसके आसपास के बैंड्स खुद ब खुद पिक कर लेता है, क्योंकि एफएम रेडियो का अपना जो बैंडविड्थ होती है ना एक चैनल की, वो 200 किलोहर्ट्ज होती है। सो 200 किलोहर्ट्ज का बैंड खुद ब खुद पिक कर लेता है। उसके आगे पीछे अगर आपको फ्रीक्वेंसी आपको वो मिल भी रही है, एंटीना आपका रिसीव कर भी रहा है कुछ फ्रीक्वेंसीज, तो ये सारी की सारी नॉइज है। सो 94.7 से 100 किलोहर्ट्ज आगे, 100 किलोहर्ट्ज पीछे फिल्टर लगा होता है। ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपका जो भी रिसीवर है रेडियो को पिक कर लेगा। तो रिसीवर आपका 200 किलोहर्ट्ज के बैंड पे ट्यून होता है, यानी 200 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज ही पास कराता है, बाकी सब ब्लॉक कर देता है। तो हर रेडियो चैनल को 200 किलोहर्ट्ज का बैंड मिला हुआ होता है, और हर दो चैनल्स के बीच में, लेट्स से 100 चैनल्स हैं किसी मुल्क के अंदर, तो 200 किलोहर्ट्ज के 100 चैनल्स होंगे, और हर दो चैनल्स के बीच में एक गार्ड बैंड होगा, यानी उसमें कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रही होगी, उसमें सिर्फ नॉइज जा सकती होगी। सो ये एफएम का तरीका है। लेट्स से इन्होंने जैसे यहाँ पे एक तरीका बताया है कि यूएसए के अंदर 80 और हमेशा 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज ही इस्तेमाल किया जाता है चैनल्स के लिए, दुनिया में हर जगह, पाकिस्तान में, यूएसए में। अब आप पाकिस्तान में हम 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में अपने चैनल्स हमने लेट्स से ट्रांसमिशन शुरू कर दी। यूएसए ने भी इसी बैंड में ट्रांसमिशन शुरू कर दी, लेट्स से यूके में भी इसी बैंड में, क्योंकि यही बैंड है, स्टैंडर्ड बैंड यही, इसमें ट्रांसमिशन शुरू कर दी। लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी नहीं होती है, तो बस ये अपने ही एरिया में, यानी अपनी ही जो नेबरहुड है, कंट्री है, उसी के अंदर ये सिग्नल्स रह जाएंगे। हमारे जो हम जनरेशन करेंगे इस फ्रीक्वेंसी में, वो हमारी कंट्री के अंदर ही स्प्रेड हो सकेंगे, ट्यून हो सकेंगे, रिसीवर रिसीव कर सकेगा। इसलिए इसमें इंटरफेरेंस का चांस नहीं होता, क्योंकि ये सर्टेन किलोमीटर्स में अपने ही नेबरहुड, अपने ही एरिया में हर कंट्री ट्रांसमिशन करती है, और बैंड यही यूज करती है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। मैक्सिमम 100 स्टेशंस एफएम के जो है वो लाइसेंसिंग की जा सकती है, 100 चैनल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपने ट्यून किया, मैंने जैसे आपको बताया था, आपने 91.9 एफएम 91.9 आपने ट्यून किया, तो इस चैनल पे ट्यून हो जाएंगे 99। ये सारे उनके रेडियो चैनल्स हैं, और हर दो चैनल्स के बीच में देयर इज अ स्पेसिंग, हर दो चैनल्स के बीच में 200 की स्पेसिंग है। सो दिस इज द रीजन कि एफएम ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं, इतना बड़ा बैंड है जिसमें ट्रांसमिशन करनी है, तो इसलिए वाइड बैंड जरूरी होता है। और वाइड बैंड में किसकी इंपॉर्टेंस है? वाइड बैंड में इंपॉर्टेंस है बीटा। बीटा हमें ज्यादा बड़ा चाहिए। अब बीटा कब कैसे बढ़ाएगा? जब डेल्टा एफ बढ़ेगा। तो हमें डेल्टा एफ किसी तरह से बढ़ाना है, उसके लिए हमने क्या कर लिया है, हमने नैरो बैंड से स्टार्ट किया है। नैरो बैंड में डेल्टा एफ बहुत छोटा है, हम उसको भी इंक्रीज करेंगे ताकि वाइड बैंड बने। यहां तक क्लियर हुआ है?
सही, अच्छा अब देख लो, अब अनदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो थ्योरी है, आप सब लोग डेफिनेटली यू विल गो थ्रू इट, और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था ताकि आपको क्लियर हो। ये जो मैंने 2-3 स्लाइड्स दिखाई हैं आपको, एफएम रेडियो सर्च, और ये दिस इज फॉर द इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको आइडिया हो कि एफएम ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनमें बैंड्स कौन से होते हैं और फ्रीक्वेंसी डेविएशंस कितनी चाहिए होती हैं। 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक basically you need lots of high frequency bandwidths. So नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ कितनी है? 2B। ये नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ कहां से आई है? नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ यहां पर, सॉरी, ये जो हमने किया था 2 FM के बराबर थी, और 1 FM क्या होता है? बैंडविड्थ, यानी B ही होता है। तो नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ कितनी है? 2B। आप यहाँ पे 2 FM लिख लें, 2B लिख लें। नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ 2B होती है। यहाँ पे 2 FM लिखा हुआ है क्योंकि 2 बैंड्स हैं, और हमें पता है FM इज इक्वल टू 1 FM, एक बैंडविड्थ B के बराबर होती है। तो आप उसको FM कह लें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कह लें, आप उसको B कह लें, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ एक ही बात है। सो नैरो बैंड की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ हो गई 2B। ये एक याद रखना है आपको बात, 2B। ऑब्वियसली मटेरियल में अवेलेबल होगी आपको, लेकिन आप यू हैव टू नो कि 2B है, आप उसको कंफर्म कर लेंगे, लेकिन आप सर्च नहीं करेंगे जब पेपर मिलेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? बीटा शुड बी मच मच लेस देन 1। वाइड बैंड एफएम में क्या होगा? बीटा मच ग्रेटर देन 1। और वाइड बैंड एफएम की बैंडविड्थ कैसे निकलती है? प्लीज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 डेल्टा एफ प्लस बी। 2 डेल्टा एफ प्लस बी। अगर मैं इसमें से बी बाहर निकाल लूं, यानी बैंडविड्थ का बी बाहर निकाल लूं, तो बी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा एफ अपॉन बी। तो एक ही चीज को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैंने 2 डेल्टा एफ प्लस बी भी एक फॉर्मूला है बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का, वाइड बैंड। अगर मैं बी को बाहर निकाल लूं तो डेल्टा एफ के नीचे बी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में बी आ जाएगा, और डेल्टा एफ अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के। ये एक दूसरा फॉर्मूला है। सो एक फॉर्मूला तो हो गया 2 डेल्टा एफ प्लस बी, दूसरा फॉर्मूला हो गया 2B मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1। ये इसी से आया, पहले फॉर्मूले से ये आ गया, सही। और अगर बेसिकली हमें इन्हीं 2 फॉर्मूले के ऊपर रहना है, इन्हीं 2 फॉर्मूले को रहना के ऊपर रहना है। और अगर हम इसको और सॉल्व करें, इनको हम इनके वैल्यूज को सॉल्व कर लें, तो ये जो बीटा है, सॉरी जो बी है, इसकी जगह हम एफएम भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एफ प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एफ प्लस एफ एम, ये दोनों चीजें सेम है। अगर हम बी को बाहर निकाल लें तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा 2B मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1। ये तीसरा फॉर्मूला है। ये सारे WBFM की बैंडविड्थ के फॉर्मूले हैं। वाइड बैंड नैरो बैंड एफएम की बैंडविड्थ कितनी है? 2B, सिंपल। वाइड बैंड की बैंडविड्थ कितनी है? ये 3 तरीके निकालने के इसके। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा किसके बराबर है? डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, डेल्टा एफ अपॉन बी, सही। सो ये एक वो हो गया, टेक्निक हो गई। सिर्फ टेक्निक तो नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, बैंडविड्थ निकालने की तरीका है। अब मैं आपको जो वो बता रही हूँ, जो स्लाइड दिखाने वाली हूँ, उसके अंदर हम क्या करेंगे? हम नैरो बैंड के जरिए वाइड बैंड जनरेट करवाएंगे, और इसका सवाल न्यूमेरिकल मैंने असाइनमेंट में सबसे जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, वो अभी जो मैं टेक्निक कराने वाली हूँ उसी का दिया है मैंने, जो आपको खुद करना है। तो नैरो बैंड एफएम के जरिए वाइड बैंड एफएम कैसे जनरेट होता है? हम नैरो बैंड एफएम जनरेट करवाते हैं क्योंकि उसका मॉड्यूलेटर हमने डिजाइन देख लिया है कैसे बनता है, और उसको फिर हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स, ये नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स आर नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ये इसको हम हार्डवेयर में डिजाइन कर सकते हैं, लॉजिक के जरिए डिजाइन कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स क्या काम करते हैं? जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है और जो डेविएशंस होती हैं, उनको इंक्रीज करते हैं, क्योंकि नैरो बैंड एफएम के अंदर डेविएशन भी बहुत कम होती है और मैसेज की फ्रीक्वेंसी भी अपनी कम होती है बहुत ज्यादा। सो नैरो बैंड एफएम के जरिए
वाइड बैंड एफएम जनरेट कराने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स की जरूरत पड़ती है। और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स आर नॉन लीनियर डिवाइसेस या नॉन लीनियर एलिमेंट्स, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3। सो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लीनियरली इंक्रीज हो रहे होते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी लीनियरली इंक्रीज हो रही होती है। हो सकता है हम इसको मल्टीप्लाई करके एकदम से 16 टाइम्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, 48 टाइम्स बढ़ा दें, 32 टाइम्स बढ़ा दें। तो हमें जितनी WBFM की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उस लिहाज से फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स लगाने पड़ते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर इज टू इंक्रीज व्हाट? इज टू इंक्रीज बोथ कैरियर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएगा और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बढ़ाएगा। सो दीज आर नॉन लीनियर एलिमेंट्स, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स या डिवाइसेस। और इसको ये एक्चुअली बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो कि लॉजिक गेट्स के थ्रू या ओपैम्प्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के थ्रू हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस सिर्फ लॉजिक स्टडी करने में, हम सर्किट स्टडी नहीं करना चाहते, हम लॉजिक देखना चाहते हैं इसकी लॉजिक क्या है। सो ये तो हो गया एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब देखें, अब ये जो मैं एग्जांपल दिखा रही हूं, इसको अगर समझ में नहीं आए ना अभी, तो मुझसे अगली क्लास में दोबारा पूछ लेना, मैं आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सबसे पहले तो हमें जो टास्क दिया गया है, लेट्स से हमें टास्क दिया गया है कि हमें जनरेट करवाना है 75 किलोहर्ट्ज की डेविएशन। दिस इज अ टास्क। मैं टास्क बता देती हूँ आपको कि हमें टास्क क्या करना है। हमें बोला गया है कि FC फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाना है हमें 91.2 मेगाहर्ट्ज की, और डेल्टा F फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमें कितनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमें चाहिए 75 किलोहर्ट्ज। ये हमें टास्क दिया गया है। हमें ये दोनों जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये वाइड बैंड की हैं। हमें बेसिकली ये जनरेट कराने के लिए एक वाइड बैंड ट्रांसमीटर बनाना है जो क्या जनरेट करा के दे, हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी 91.2 मेगाहर्ट्ज की जनरेट करवा के दे और डेल्टा F 75 किलोहर्ट्ज की जनरेट करवा के दे। और हमें इनपुट दिया गया है, यानी हमें जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है वो हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है ये। कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 200 किलोहर्ट्ज और डेविएशन है 25 हर्ट्ज। सही है। सो ये हमें इनपुट दिया गया है। और बेसिकली अगर आपको याद हो, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी ये वो है जो कि हम एम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इस्तेमाल करते थे। बहुत लो फ्रीक्वेंसी का कैरियर है, 200 किलोहर्ट्ज का कैरियर है। ये सारे कैरियर्स, यानी जो सारा डेटा है ये तो हर्ट्ज में है, किलो में, और जो जनरेट कराना है हमें वो मेगा में करवाना है। और डेल्टा डेविएशंस भी में बहुत ज्यादा चाहिए। डेविएशन मतलब ये रेट फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हो रहा है वो भी 75 किलोहर्ट्ज का चेंज चाहिए। और जो कैरियर हमें जनरेट कराना है 200 किलोहर्ट्ज का कैरियर हमें दिया गया है, इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी कैरियर, और उससे हमें 91.2 मेगाहर्ट्ज का कैरियर जनरेट करवाना है। सो ये हमें इंफॉर्मेशन इनपुट दिया गया है और हमें बता दिया गया है कि आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहली चीज जो अगर आप देखेंगे वो आप ये देखेंगे कि यू नीड, अगर आपको 75,000 हर्ट्ज का डेविएशन चाहिए, इफ यू नीड 75,000 किलो हर्ट्ज डेविएशन और आपको डेविएशन दिया गया है 25, तो सबसे पहले आप ये हिसाब करके देख लें कि 75,000 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं, आई विल बी नीडिंग समथिंग लाइक 3,000। मुझे 3,000 का मल्टीप्लायर लगाना है डेविएशन के लिए। यानी अगर मुझे 25 हर्ट्ज से डेविएशन चाहिए 75,000 हर्ट्ज, 75,000 हर्ट्ज, सो बीच में मुझे 3,000 मतलब कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर चाहिए जो कि 3,000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे।
सही है। एक पहली चीज तो आप ये समझ लें कि हमें कैसे इसको मूव करना है। दूसरी बात ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है, वो सिर्फ 200 किलो हर्ट्ज है, उससे मेगा हर्ट्ज में जाना है। सो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से कैरियर को भी मल्टीप्लाई कर दूं और डेल्टा एफ को भी मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे 75,000 भी मिल जाएगा, एक ही मैं मल्टीप्लायर ले लूं और मुझे 91.2 मेगाहर्ट्ज मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। सो इट मीन्स कि हमें उसमें और मिक्सर भी चाहिए होंगे। मिक्सर इज अ डिवाइस, इज एन ऑस्किलेटर जो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और मिक्सर एक्चुअली चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर। तो जो मिक्सर्स होते हैं उनके जरिए कैरियर फ्रीक्वेंसी को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो क्योंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हमें इंक्रीज करनी है मेगाहर्ट्ज में, डेल्टा एफ भी हमें 3000 टाइम्स इंक्रीज करना है, लेकिन कैरियर फ्रीक्वेंसी तो किलो से हमें मेगा में जाना है। और बेसिकली 10⁻⁴ हमें 3 का भी इंक्रीज चाहिए और साथ में इसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा कि 2091.2 में कितना डिफरेंस है। सो फॉर दैट हमें एक मिक्सर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है। मुझे 200 किलो हर्ट्ज 25 हर्ट्ज से 91.2 और 75 किलो हर्ट्ज तक पहुंचना है। तो मुझे बीच में मल्टीप्लायर्स चाहिए होंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स चाहिए होंगे। अच्छा, अब जब हम नैरो बैंड एफएम जनरेट कराएंगे, जब हम एनबीएफएम करवाएंगे, तो एनबीएफएम का मतलब ये होगा कि एक सिग्नल लिया, उसको 200 किलो हर्ट्ज की कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट कर दिया और डेविएशंस कितनी मिली? 25 हर्ट्ज। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है एनबीएफएम जनरेशन का, इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स से गुजरने के बाद व्हाट वी हैव गॉट, डेविएशंस, हमें जो भी सिग्नल की मॉड्यूलेशन हुई है, सिग्नल कौन सा होगा? टोन होगा, क्योंकि एनबीएफएम टोन के ऊपर ही काम करता है। सिग्नल मॉड्यूलेशन होगी, सिग्नल मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल हमें एनबीएफएम के बाद जो जनरेशन के बाद सिग्नल मिलेगा, उसके अंदर बेसिकली सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा और उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 200 किलो हर्ट्ज और 25 हर्ट्ज। तो ये इसने क्या किया है, इसने कैरियर के अंदर किस चीज को मॉड्यूलेट कर दिया है? मैसेज को, एनबीएफएम ने। और जो मैसेज है वो क्या है? वो सिर्फ टोन है। सो टोन मॉड्यूलेशन है और टोन मॉड्यूलेशन के बाद वी हैव गॉट दी मैसेज जो कि मॉड्यूलेटेड मैसेज है। तो इस पॉइंट पे मॉड्यूलेटेड मैसेज मिल गया है। उस मॉड्यूलेटेड मैसेज का कैरियर 200 किलो हर्ट्ज पर है, डेविएशंस 25 हर्ट्ज की मिल रही हैं, एंड एट दिस पॉइंट वी हैव गॉट बेसिकली मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एनबीएफएम जनरेटेड सिग्नल है। उसमें कैरियर कितना होगा? 200 किलो हर्ट्ज है। तो इट मींस कि जब हम एनबीएफएम जनरेशन करवा रहे हैं तो हमें पता है कि कैरियर हमने 200 किलो हर्ट्ज का रखा हुआ है, डेविएशन हमने 25 हर्ट्ज की रखी है। इसके आगे मल्टीप्लायर्स लगे हुए हैं। ये पहला मल्टीप्लायर है 64 टाइम्स मल्टीप्लायर। 64 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 किलो हर्ट्ज 64 से मल्टीप्लाई होने के बाद 12.8 मेगाहर्ट्ज बन जाएगा और 25 हर्ट्ज 64 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1.6 किलो हर्ट्ज बन जाएगा। तो पहले मल्टीप्लायर ने क्या काम किया है? एनबीएफएम से जो सिग्नल जनरेट हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी को 20 किलो हर्ट्ज से 12.8 मेगाहर्ट्ज पे ले गया है और फ्रीक्वेंसी डेविएशंस कितनी हो गई हैं? 25 हर्ट्ज से 1.6 किलो हर्ट्ज की डेविएशंस हो गई हैं। तो इस पहले मल्टीप्लायर ने जो 64 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, कैरियर को भी चेंज किया है और डेविएशंस को भी चेंज किया है। एक मल्टीप्लायर आ गया, अभी भी 91.2 पे पहुंचना है, अभी भी ये कम है और डेविएशंस भी हमें 75 किलो हर्ट्ज चाहिए, 75 किलो हर्ट्ज, वो भी नहीं आ रही। सो आमतौर पर प्रैक्टिस ये है कि एक मल्टीप्लायर के बाद एक मिक्सर लगाया जाता है। ये मिक्सर क्या ये मिक्सर क्या काम करता है? तो ऐड करता है फ्रीक्वेंसी को या फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इस मिक्सर, ये जो मिक्सर है, इसका काम है 10.9 मेगाहर्ट्ज 10.9 मेगाहर्ट्ज सब्ट्रैक्ट करना। लोकल ऑस्किलेटर होता है, एलो का मतलब होता है लोकल ऑस्किलेटर, क्रिस्टल ऑस्किलेटर। ये 12.8 मेगाहर्ट्ज में से क्या करेगा? 9.9 मेगाहर्ट्ज माइनस करेगा, तो ये कितना रह जाएगा? 1.9 मेगाहर्ट्ज। ये डेविएशंस को कुछ भी नहीं करेगा, डेविएशंस को चेंज नहीं करेगा।
उसके बाद एक बैंड पास लगा के हम सिर्फ अपनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर के जरिए न्यू फ्रीक्वेंसीज इसमें ऐड कराई हैं, हम क्या करेंगे, एक बैंड पास के जरिए वी विल मेक श्योर कि कोई नई फ्रीक्वेंसीज ऐड ना हो और सिर्फ जो फ्रीक्वेंसीज हमें पास करानी थी कैरियर की फ्रीक्वेंसीज और डेविएशंस की वही पास हो। फाइनली हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे 48 टाइम्स का। ये लंबा प्रोसेस है और मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग में इसको एक दफा कंप्लीट करा देती हूँ। इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आई विल रिपीट इट अगेन। आप जब तक उस वक्त वीडियो में भी देख लीजिएगा कि ये मैंने क्या प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज दिस स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी बेस कर रहा है, इस पे वाइड बैंड ट्रांसमीटर भी बेस कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 48 का मल्टीप्लायर दोबारा लगाया है। 48 का जब मल्टीप्लायर लगाए हमने तो 1.9 मेगाहर्ट्ज को जब हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे we will get 9.12 मेगाहर्ट्ज और जब 48 को हम 1.6 किलोहर्ट्ज से मल्टीप्लाई करेंगे we will get 76.8 किलोहर्ट्ज। सो इस एफएम ट्रांसमीटर में हमने दो मल्टीप्लायर यूज किए 64 के 48 के, एक मिक्सर यूज किया, उस मिक्सर ने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया और फाइनली हमने डिजायर्ड रिजल्ट हमें जनरेट होके मिल गया है। 91.2 कमर्शियली रेडियो एफएम रेडियो के लिए इस्तेमाल होती है फ्रीक्वेंसी, हमें वो हासिल हो गई है। डेविएशन हमें हासिल करनी थी 75 किलोहर्ट्ज की। डेविएशंस जनरली जो चाहिए होती है एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पे हमें चाहिए थी 75 किलोहर्ट्ज और वो मिली है हमें 76.8 किलोहर्ट्ज। तो डेविएशंस थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं, लेकिन जनरली जो कैरियर फ्रीक्वेंसी हमें टारगेट दिया गया है, हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली वही जनरेट करानी होती है, क्योंकि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी जो सवाल भी दिया होगा आपको, ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली कमर्शियल एफएम रेडियो का बैंड है जिस पे ट्रांसमिशन होती है 91.2 मेगाहर्ट्ज। सो अगेन एनबीएफएम 2 मल्टीप्लायर्स जो यूज करने होते हैं वो गिवन होते हैं। आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, सवाल में गिवन होता है। उसके साथ आपको एक मिक्सर अलाउ होता है कि आप ये मिक्सर यूज कर लें। जैसे इस सवाल में 10.9 का मेगाहर्ट्ज का मिक्सर यूज किया गया है और फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट किया गया है। मिक्सर हमेशा कैरियर फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट करता है, डेविएशन पे इफेक्ट नहीं करता है। आपको हमेशा इनपुट दिया जाएगा कि एनबीएफएम से क्या जनरेट कराना है, एनबीएफएम से कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, डेविएशन क्या चाहिए। एनबीएफएम के आगे आपको बता दिया जाएगा 2 मल्टीप्लायर लगाना है, इतना मिक्सर लगाना है। आपको उनको अरेंज करना है और अरेंज करके देखना है, मल्टीप्लाई करके और मिक्सर यूज करके देखना है कि रिजल्ट पे जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो न्यूमेरिकल में इनपुट गिवन होता है, आउटपुट जो चाहिए वो गिवन होता है WBFM का, और मल्टीप्लायर्स गिवन होते हैं और चॉइस होती है कि आप कौन से मल्टीप्लायर्स यूज करके ये डिजायर्ड आउटकम जनरेट करवाएंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा मल्टी कैलकुलेटर पे काम करना पड़ता है और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी इनपुट होती है उसको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ता है। 2 मल्टीप्लायर्स चूज करके देखना पड़ता है कि कौन सा 2 मल्टीप्लायर्स हैं जिनके जरिए हम आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। और अगर जनरेट नहीं हो रहा होता तो हम क्या यूज करते हैं, मिक्सर भी यूज करते हैं साथ में। मिक्सर से हम ऐड भी करवा सकते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी, सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं। जो आपको दिया गया है आउटपुट कैरियर FC, आपको एग्जैक्टली वही जनरेट कराना होता है। डेविएशंस भी साथ में मेंशन होती हैं, आउटपुट डेविएशंस कितनी होनी चाहिए। वो अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए तो पॉइंट्स में उसका डिफरेंस आ जाए तो वो तो मैटर नहीं करेगा, लेकिन कैरियर फ्रीक्वेंसी जो आपसे कहा गया था कि इस इनपुट से ये वाली कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करो, एग्जैक्टली वही जनरेट होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि किस तरह से इसने काम किया है। ये 2 मल्टीप्लायर्स जनरली मेंशन होते हैं, मल्टीप्लायर सवाल में गिवन होते हैं कि भाई 64 का मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं, 32 का मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं, 16 का मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। सो आप उस लिहाज से यूज करते हैं। ज्यादातर 3 मिनिमम 2 मल्टीप्लायर्स और ज्यादातर 3 या 4 मल्टीप्लायर्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मिक्सर हमेशा मिडिल में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है सारे मल्टीप्लायर यूज कर लो बाद में मिक्सर यूज करो, या शुरू में मिक्सर यूज कर लो बाद में मल्टीप्लायर यूज करो। ये एक जो स्टैंडर्ड है उसमें मल्टीप्लायर्स के साथ सेंटर में कहीं ना कहीं मिक्सर को लगाया जाता है। पावर एम्पलीफायर है जिससे एम्पलीफिकेशन हो रही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एफएम ट्रांसमीटर। इनडायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाइड बैंड डायरेक्टली जनरेट नहीं कराया है, हमारे पास वाइड बैंड नैरो बैंड से जनरेट हुआ है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कह रहे हैं। और ये एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने किया था ये।
मेथड। तो इनडायरेक्ट एफएम ट्रांसमीटर हमने बनाया है वाइड बैंड,